जय हिंद क्लास। चलिए आज से हम लोग सिमरन कोचिंग चैनल पर क्लास 10th से पढ़ना शुरू करते हैं। आज से हम लोग साइंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं फिजिक्स से। आप लोग जानते ही होंगे साइंस का 3 किताब होता है, यानी 3 भाग में बटा होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम लोग जो है आज शुरू करने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिकी। भौतिकी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। साइंस का एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, और ये पहला चैप्टर है। क्या है? क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन आप लोग देख रहे होंगे, हेडिंग लिखा हुआ है जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इस चैप्टर को जानने से पहले सबसे पहले समझेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, किसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो ध्यान रखना है, सूर्य का लाइट जो है, सूर्य का लाइट या फिर कोई भी लाइट ले लेंगे, हमारा जो मोबाइल का टॉर्च होता है उस लाइट से भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं हम लोग। ऐसे सूर्य का प्रकाश से समझना बहुत आसान होता है, मतलब लाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये चैप्टर पूरा लाइट पर खेले। किस पर खेलें? लाइट पर। सिर्फ लाइट पर ही पूरा चैप्टर चलता है। लाइट के बिना चैप्टर एक कदम नहीं बढ़ेगा। टोटल चर्चा इसमें लाइट पर ही किया जाता है। तो लाइट यानी प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा करके अगर लौट आता है उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे हमारा हो गया मिरर, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, वो चिकनी सतह होता है। क्या होता है? चिकना सतह। उस पर अगर हम लाइट मारते हैं तो टकरा करके वापस आ जाता है। इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं डेफिनेशन में। इसमें डेफिनेशन में लिखेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। हम बोल देते हैं, आप लोग लिख दीजिए या फिर हम लिख कर ही पढ़ाना शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से, किसी चिकनी सतह से प्रकाश किरण को, प्रकाश किरण को, प्रकाश किरण टकरा करके लौटना। प्रकाश किरण के टकरा कर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी चिकनी सतह से प्रकाश टकरा करके लौट जाता है, इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। कि किसी चिकनी सतह से प्रकाश किरण को टकरा करके लौट जाना, किसी चिकनी सतह से प्रकाश किरण को टकरा करके वापस लौट जाना, इसी घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद पढ़ना है परावर्तन के नियम। क्या पढ़ना है? इसके बाद पढ़ना है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो याद रखना, परावर्तन के 2 नियम क्या होते हैं? परावर्तन के 2 नियम। परावर्तन के नियम एग्जाम में पूछता है कि परावर्तन के कितने नियम। ऑब्जेक्टिव में पूछता है या फिर सब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछेगा, सीधे आंसर लगाना होता है 2, और अगर सब्जेक्टिव में पूछा तो 2 नंबर में पूछता है, तो सभी को लिखना होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। कौन कौन? पहला नियम, पहले फिगर से समझा देते हैं, उसके बाद फिर सब नियम को बारी बारी से लिखेंगे। मान लेते हैं यह एक चिकनी सतह। क्या है? चिकनी सतह या फिर मिरर है, ऐनक जिसको बोलते हैं। यह एक मिरर है, और नीचे जो डॉटिंग लाइन से मिलाया गया है ये दर्पण का पेंट किया हुआ सतह। क्या है ये पीछे वाला जो भाग है इसे करके लिखा हुआ इधर, ये सब क्या है? पेंट किया हुआ सतह। क्या है? दर्पण में एक तरफ पेंट किया हुआ रहता है, एक तरफ नहीं पेंट किया हुआ रहता है। ये क्या है? यह है पेंट किया हुआ सतह। पेंट किया हुआ सतह। जिस तरफ हम लोग चेहरा देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। इसके पीछे साइड में चेहरा देखने वाला होता है जिसको चिकनी सतह बोलते हैं। यहीं पर हम लोग चेहरा देखने का काम करते हैं। तो यहाँ से एक लाइट मारेंगे, चेहरा नहीं देखेंगे, क्या करेंगे? एक टॉर्च का लाइट मार देंगे, तिरछा लाइट मारेंगे। कैसे? तिरछा लाइट मारेंगे। तो जो लाइट आता है मिरर पर, जो लाइट आता है उसको आपतित किरण बोलते हैं।
आपतित किरण, यहाँ से टक्कर मारेगा तो जितना कोण बना करके गया है, जितना कोण बना करके आया है उतना ही कोण बना करके वापस लौट जाएगा। इधर से आया है, इधर लौट गया, ठीक है। जितना कोण बना करके आता है उतना कोण बना करके लौट जाता है। इसको आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और टकरा करके वापस जब जा रहा होता है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण, इसको इंसिडेंट रे भी बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इसमें जहाँ पर दोनों लाइट मिलता है, प्रकाश का आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर है उस बिंदु पर एक अदृश्य रेखा होता है जो दिखाई नहीं देता है, जिसे अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलंब। ये वाला दिखाई नहीं देता है, लेकिन मान लिया जाता है कि यहाँ पर एक और किरण है, एक और है, जिसका नाम है अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल कहा जाता है। नॉर्मल क्या कहा जाता है? नॉर्मल। अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल कहा जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम यहीं से निकल कर के आता है। दोनों नियम, पहला नियम होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इसको क्या बोलते हैं? जिस पर किरण आपतित हो रहा है, जिस बिंदु पर, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला गया है, वो तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल बोलने का मतलब एक ही पॉइंट पर। क्या? एक ही पॉइंट पर। यानी आपतित किरण भी और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होता है? तीनों एक ही तल में होता है। यही परावर्तन का पहला नियम कहता है। क्या कहता है? परावर्तन का पहला नियम। तो हम लोग लिखेंगे परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यह होता है परावर्तन का पहला नियम। याद रख लेना है कि परावर्तन का पहला नियम क्या होता है। तो बताना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में होता है। शॉर्टकट में अगर बोलेंगे तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही जगह पर होता है। पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर होता है, एक ही बिंदु पर होता है। ठीक, यही है परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यह परावर्तन का दूसरा नियम कहता है, जिसे कोण आई बराबर कोण आर भी कहा जाता है शॉर्टकट। यह परावर्तन का दूसरा नियम है। क्या है? परावर्तन का दूसरा नियम है कोण आई बराबर कोण आर। आई किसको बोलते हैं? आई को बोलते हैं आपतन कोण और आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपतन कोण और इसे कहा जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण यहाँ पर अगर दिखाना चाहें तो कहाँ दिखाएंगे? तो आपतित किरण और अभिलंब, ये दोनों लाइन के बीच में जो कोण बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब, ये दोनों लाइन के बीच में जो कोण बन रहा है, उसी को आपतन कोण बोलते हैं। आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। इंसिडेंट एंगल इसको इंग्लिश में बोला जाता है। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब, ये दोनों के बीच में जो कोण बनता है, इसको ही परावर्तन कोण कहा जाता है, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो आई और आर दोनों बराबर होता है, परावर्तन का दूसरा नियम कहता है।
ठीक, परावर्तन का दूसरा नियम। तो ये परावर्तन का डेफिनेशन था और ये परावर्तन के नियम था। यहाँ से एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। परावर्तन के नियम तो लगभग पूछा ही जाता है। परावर्तन का परिभाषा पूछे या ना पूछे, लेकिन परावर्तन के कितने नियम है, दो परावर्तन के कितने नियम है सभी को लिखें। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में 10th क्लास में। अगर ऐसा नहीं पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि परावर्तन के कितने नियम है, तो डायरेक्ट बोल देंगे ऑप्शन जहां भी रहेगा A B C D 4 में से जहां भी 2 लिखा हुआ रहेगा उसको आंसर हम लोग क्लिक कर देंगे। समझ में आया यहाँ तो कोई दिक्कत? नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के बारे में पढ़ लिए हैं, जिसे मतलब परावर्तन का परिभाषा भी पढ़ लिए हैं, परावर्तन के नियम भी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। किसके बारे में? दर्पण के बारे में। सीधे जानेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण यानी मिरर, दर्पण यानी मिरर, दर्पण जिसको इंग्लिश में मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिरर। तो दर्पण जो है हम लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से दर्पण 3 प्रकार के होता है। कई प्रकार के होता है दर्पण? मुख्य रूप से 3 प्रकार के। दर्पण माने ऐना, ऐना जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, वो मुख्य रूप से कई प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला को बोलते हैं समतल दर्पण, जो सभी के घरों में रहता है, समतल दर्पण। और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और तीसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ये दोनों को गोलीय दर्पण बोला जाता है। दोनों को क्या बोला जाता है? गोलीय दर्पण। काहे बोला जाता है गोलीय दर्पण? अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसको समतल दर्पण काहे बोला जाता है, इसको गोलीय दर्पण काहे नहीं बोलते हैं? काहे किसका फोटो इस तरीका से होता है, एकदम प्लेन होता है। घर में जो देखें हम लोग मिरर, उसमें देखना है कि क्या होता है, एकदम पूरा प्लेन सतह होता है। जो मिरर होता है वो क्या होता है? प्लेन सतह होता है। जैसे ये वाला, ये क्या है? ये प्लेन मिरर है। क्या है? ये समतल दर्पण। यही वाला देखना, इसका जो है ना एक तरफ चिकना एरिया है जो एकदम पूरा प्लेन होता है, यहाँ से करके यहाँ तक पूरा प्लेन होता है। इसी को ही समतल दर्पण कहा जाता है। और बाकी जो दर्पण होता है पूरा प्लेन नहीं होता है, घुमा हुआ रहता है, टेढ़ा रहता है, गोल होता है, उसी को ही गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण किस तरीका से दिखता है? तो गोलीय दर्पण देखो, ये अवतल दर्पण का चित्र हम बनाते हैं। अवतल दर्पण इस तरीका से दिखाई देता है। अवतल दर्पण इस तरीका से और उत्तल दर्पण इस तरीका से दिखाई देता है। और अवतल दर्पण में एने का एरिया क्या होता है? पेंट किया हुआ रहता है। आज इधर हम लोग चेहरा देखते हैं, उधर धंसा हुआ रहता है, तो गोल टाइप का है कि नहीं? गोल टाइप का। इधर प्लेन है, इसके जैसा प्लेन नहीं है, इसलिए इसको प्लेन नहीं बोला जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। और इधर इसका जो होता है, इधर वाला एरिया प्लेन रहता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है उत्तल दर्पण, इसको बोला जाता है अवतल दर्पण। काहे बोला जाता है? काहे कि ये किसी न किसी गोला से मिलकर के बना होता है, गोला से काट करके बनाया गया होता है। किसको? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को कोई न कोई एक गोला से काट करके बनाया गया होता है, इसीलिए इसको गोलीय दर्पण कहा जाता है। इसको भी क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक सतह गोलाकार है, घुमा हुआ है, इसलिए इसको गोलीय दर्पण कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया कि दर्पण कितने प्रकार के? दर्पण 3 प्रकार के, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बारी बारी से हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ना जो था वो हम पढ़ लिए, परावर्तन के नियम समझ लिए इसके नाम से। तो जिस तरीका से समतल दर्पण पर परावर्तन का नियम काम किया है, उसी तरीका से परावर्तन का नियम हर एक दर्पण पर काम करेगा। चाहे वो गोलीय दर्पण हो, चाहे वो समतल दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे समतलोत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तलोत्तल दर्पण हो, चाहे अवतलोत्तल दर्पण हो। दर्पण इस तरीका का होता है जो अलग अलग प्रकार के दर्पण को मिला करके नया नया दर्पण बनाया जाता है। तो सब में क्या करेगा? परावर्तन का नियम हर जगह लागू होगा। तो हम लोग जो है समतल दर्पण का उपयोग करके पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। पूरा इसी पर आधारित है। जब ये खत्म हो जाएगा तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो विशेष रूप से अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में? गोलीय दर्पण। तो हेडिंग देना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या कहा जाता है? स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा होता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है। क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो लिखिए परिभाषा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है? गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। यहाँ लिखेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। कौन कौन? पहला अवतल दर्पण बोलो चाहे उत्तल दर्पण बोलो, पहला अवतल दर्पण ही बोल देते हैं, अवतल दर्पण। और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसको बोलते हैं? अच्छा एक बात और यहाँ समझाना है, परावर्तक सतह। क्या समझाना है? परावर्तक सतह मतलब समझते हैं कि नहीं? वैसा सतह जहां से लाइट जो है टकरा करके लौटता है उसी को परावर्तक सतह बोलते हैं। जैसे ये वाला है समतल दर्पण से ही समझते हैं हम लोग परावर्तक सतह किसको कहा जाता है। जैसे ये मिरर, एक सतह इधर हो गया और एक सतह इधर हो गया, तो परावर्तक सतह इधर वाला को बोलेंगे कि इधर वाला को बोलेंगे? इधर वाला को बोलेंगे। इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे परावर्तक सतह। इसको परावर्तक सतह नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेंट किया हुआ सतह। इधर को बोलेंगे परावर्तक सतह, यानी जिधर चेहरा देखने का काम आता है उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। तो जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है? जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है। क्या होता है? परावर्तक सतह, यानी देखने चेहरा देखने वाला जो सतह होता है वो कैसा होता है? वो गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के प्रकार के दो प्रकार के। अवतल दर्पण में जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा हुआ रहता है। क्या रहता है? अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। मतलब जिधर चेहरा देखने वाला भाग होता है वो क्या रहता है? उठा हुआ रहता है, और जिधर चेहरा नहीं देखते वो धंसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण में चेहरा देखने वाला सतह धंसा हुआ रहता है और उत्तल दर्पण में चेहरा देखने वाला सतह अर्थात परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। ये उठा हुआ रहता है इसीलिए इसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। जब हम लोग पढ़ते थे इसको उत्तल दर्पण नहीं पढ़ते थे, हम पढ़ते थे उठल दर्पण। कैसा दर्पण? उठल दर्पण, धसल दर्पण। ये धंसा हुआ है तो धसल दर्पण हम इसको बोलते थे, और इसको बोलते थे उठा हुआ तो उठल दर्पण। उठल से उत्तल तो बचा कौन? धसल वाला। धसल दर्पण, अवतल दर्पण। कोई दिक्कत? इस तरीका से हम लोग याद किए थे। आप लोग भी जैसे तरीका चाहें उस तरीका से याद कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, ठीक ना, और ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसको मिटा करके। अब हम लोग विशेष रूप से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कनकेव मिरर बोला जाता है, कनकेव मिरर।
अब थोड़ा क्लास को फास्ट करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और पढ़ाई कम हुआ है। कनकेव मिरर अवतल दर्पण, इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कहानी खत्म। क्या हो गया? कहानी खत्म। पागल मास्टर है, एक सेकंड में बोल देता है तो सुनाइए नहीं पता क्या बोला। लिखना है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी चेहरा देखने वाला सतह, परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। लगता है आइसक्रीम बना लिए तो आइसक्रीम लेके आ। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा रहता है? धंसा हुआ रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब फोटो कैसे हो जाएगा? फोटो हो जाएगा इस तरीका से, फोटो इस तरीका से हो जाएगा। परावर्तक सतह कहाँ कैसा रहता है? धंसा हुआ रहता है, इसे अवतल दर्पण कहा जाता है। इसका इस्तेमाल दाढ़ी बनाने में, सोलर कुकर में इस्तेमाल किया जाता है और डॉक्टर NET के जांच के इलाज में। NET मतलब नोज ईयर थ्रोट यानी नाक कान गला की जांच में अवतल दर्पण का उपयोग करता है डॉक्टर साहब। क्या करता है? डॉक्टर साहब इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले भी अवतल दर्पण के बारे में आ जाते हैं। ठीक है, तो फोटो इसका इस तरीका से हो गया है। यहाँ पर लिख देना इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पहला उपयोग लिखना है सोलर कुकर में। कहाँ होता है? सोलर कुकर में इसका उपयोग होता है। दूसरा हजामत बनाने में, हजामत यानी दाढ़ी बनाने में, हजामती दर्पण के रूप में, हजामत बनाने में लिखो, हजामत बनाने में। तीसरा लिखो, तीसरा क्या हो जाएगा? NET के जांच में, NET नोज ईयर थ्रोट नाक कान गला के जांच में, नोज ईयर और थ्रोट के जांच में। और चौथा टॉर्च में, सर्च लाइट में से लिखो, सर्च लाइट में। सर्च लाइट टॉर्च को ही कहा जाता है, सर्च लाइट में। तो तुम लोग कहेगा सर्च लाइट में कहाँ पर अवतल दर्पण होता है? जो हम लोग टॉर्च जब जलाते हैं तो बल्ब जो होता है ना, बल्ब, वो बल्ब देखना कि जिससे चिपका हुआ रहता है एकदम गोल होता है, एकदम इस तरीका से ऐसे रहता है, इस तरीका का टॉर्च रहता है। यहाँ पर पूरी तरीका से सीधा ग्लास लगा हुआ रहता है, यहाँ पर बॉल हमारा लगा हुआ है। ठीक, तो ये जो सतह हुआ है ना, यही ना अवतल दर्पण है। देखो आईने पेंट किया हुआ रहता है, यानी जो बचा हुआ है सारा लाइट की क्या करता है? टकरा करके, जैसे मान लो यहाँ से टकरा करके सारा लाइट उधर भेज देता है। तो अवतल दर्पण लगा हुआ है कि नहीं? टॉर्च में अवतल दर्पण लगा होता है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं एग्जाम में यहाँ पर लिखा दिए हैं। एग्जाम में भी कहीं से पूछ लेता है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। NET के जांच में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। सर्च लाइट में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण। ये लगभग चारों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीका जो है अवतल दर्पण में परिभाषा और उसका चित्र और उसका उपयोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का परिभाषा, चित्र और उसका उपयोग। उपयोग पढ़ने के बाद हम लोग दोनों दर्पण के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। किसी एक दर्पण को पकड़ेंगे, जो पहला दर्पण में होगा वही दूसरा दर्पण, जिसका अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी जैसा होगा उसी तरीका से उसका भी होगा। तो एक दर्पण को पकड़ेंगे, ज्यादा इस्तेमाल हम लोग अवतल दर्पण का करेंगे, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करके फिगर हम लोग नहीं बनाएंगे। ज्यादा किसका इस्तेमाल करेंगे? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में बनाना बहुत आसान होता है। इसी कारण से अवतल दर्पण के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और किताब भी इसी दर्पण के बारे में पढ़ाया है। उत्तल दर्पण के बारे में एक आध दो चित्र बना करके दिखा दिया है, मतलब कि दर्पण में फोटो कैसे बनता है ये सारा बनाया गया है। इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का दूसरा प्रकार जिसका नाम होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर बोला जाता है इंग्लिश में।
कन्वेक्स मिरर। तो हम लोग सबसे पहले इसका परिभाषा देखेंगे, उसके बाद इसका चित्र देखेंगे, उसके बाद इसका उपयोग देखेंगे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा डेफिनेशन लिखो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, बोलो, धसा रहता है कि उठा रहता है? उठा रहता है। धसा तो रहता है उत्तल का, उठा रहेगा, इसका उठा हुआ रहता है। उठा हुआ रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर बोर्ड पर कहीं चमक रहा होगा तो जो लिखा हुआ शब्द है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान में रख करके लिखना है कि क्या हम बोल रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिख लेना है कॉपी में, ठीक। अगर चमक रहा होगा तो इस वजह से इसका चित्र होता है इस तरीके से। कैसे रहेगा? उठा हुआ रहेगा, और जो उठा हुआ नहीं रहेगा उधर पेंट किया हुआ रहेगा, उठा हुआ रहता है। इसका ये चित्र हो गया उत्तल दर्पण का, ठीक। अब इसका उपयोग पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण इस तरीके से होता है क्योंकि इसका चेहरा देखने वाला भाग यानी परावर्तक सतह क्या है? उठा हुआ है, इसलिए इसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। अब इसका उपयोग पढ़ेंगे, मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग देकर के डैश। तो पहला उपयोग लिखो, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। किसमें? गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें, गाड़ी के साइड मिरर में। गाड़ी के साइड में जो बस वाला ड्राइवर साहब होते हैं ना, उनके बगल में वो ऐना लगा रहता है बड़का उधर लंबा, वही होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? वही होता है साइड मिरर, यानी साइड में देखने के लिए, साइड में। अब पीछे देखने में जो गाड़ी चला रहा है वो गाड़ी के पीछे कौन सा गाड़ी आ रहा है, वो गाड़ी को देखने के लिए मिरर लगा होता है। ऐसा नहीं कि ड्राइवर साहब निकलेंगे इधर देखेंगे तब तक आगे जाके लड़ा देंगे गाड़ी, इसलिए ड्राइवर साहब मुड़ी निकाल करके पीछे नहीं देखे, इसलिए सामने देख ले, सामने एक मिरर लगा दिया जाता है ताकि पूरा पीछे का सीन उस दर्पण में दिखाई देता है, ठीक ना। इसीलिए लगाया जाता है एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा वो जो सड़क पर मोड़ पर एक लाइट लगा होता है, सड़क पर रात में नाइट में क्या होता है, एक बड़ा लाइट लगा होता है जिसको चौराहा पर लगाया जाता है सरकार के द्वारा, उसको कौन सा लाइट बोलते हैं? उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि लाइट को जो है ना छितरा देता है, वहाँ पर क्या करता है, लाइट को छितराने का काम किया जाता है। तो वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक लाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो याद रखना है कि जो अब याद नहीं आ रहा है कि जो है लाइट का नाम क्या होता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में पहला हो गया, और दूसरा हम बता रहे थे कि जो चौराहा पर होता है उस लाइट में, उस लाइट को बोला जाता है स्ट्रीट लाइट। क्या बोला जाता है? स्ट्रीट लाइट। याद नहीं आ रहा था, अब याद आ गया है, स्ट्रीट लाइट। इसमें क्या जाता है? स्ट्रीट लाइट। और तीसरा सुरक्षा दर्पण, सुरक्षा दर्पण। सुरक्षा दर्पण मोड़ होता है ना, चौक चौराहा, जैसे यहाँ पर एक रोड है और रोड पर बहुत ज़्यादा तीखा मोड़ है। क्या है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इधर से रोड आया है, एकदम तीखा मोड़ का ये कैसे करके घुमा गया, ठीक है। इधर से जो आएगा उसको तो दिखाई नहीं देगा कि इधर से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर एक मिरर लगा दिया जाता है, ठीक है। क्या बड़का वो एकदम मिरर लगा दिया जाता है रोड के किनारा में, और वही मिरर क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। वही मिरर क्या होता है? उत्तल दर्पण। वही लिखा हुआ है सुरक्षा दर्पण के रूप में। सड़क पर दुर्घटना नहीं हो जाए, खास करके तीखा मोड़ की जगह। कहाँ पर? तीखा रोड पर चलते होंगे तो जब अचानक बहुत सारा टर्निंग रहता है, बहुत बड़ा टर्निंग रहता है, तो वहाँ पर लिखा रहता है एक बोर्ड में, तीखा मोड़ है, सावधान, कृपया धीरे चले। इसका मतलब है कि इतना तीखा मोड़ है, इधर से बहुत ज़्यादा मोड़ना पड़ेगा आपको गाड़ी, तो उधर से कौन गाड़ी आ रहा है ये आप नहीं देख पाएंगे, जिसके कारण से दोनों गाड़ी लड़ने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति जगह पर, ऐसी जगह पर
उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, एकदम बड़ा आकार का मोड़ पर लगा दिया जाता है। उसका मतलब है कि अगर इधर से कोई गाड़ी जा रहा है तो उधर, जैसे मान लीजिए इधर है, इधर से कोई गाड़ी आ रहा है, उसका फोटो बना देगा, फोटो बना करके इस रोड को दिखा देगा कि हाँ देखिए भाई साहब, ये जो आप इधर से जा रहे हैं, इधर से भी वो गाड़ी आ रही है, आप थोड़ा संभल के बढ़िए, नहीं तो दोनों गाड़ी लड़ सकती है। तो यहाँ पर सुरक्षा दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। सेम इसी तरीका से अगर कोई इधर से जा रहा है, इधर से आने वाली गाड़ी का फोटो बना देता है, इसको सचेत कर दिया जाता है कि भाई साहब आप थोड़ा धीरे आइए, क्योंकि इधर से भी कोई गाड़ी आ रही है, कंट्रोल में चलिए, नहीं तो गाड़ी लड़ सकता है और आप अल्लाह के प्यारे हो सकते हैं। इस तरीका जो है यहाँ पर सुरक्षा दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इस डिटेल के रूप में कि इसका ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। इसके बारे में डिटेल हम लोग कल की क्लास में, आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी कल से।